है और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमारे हो चुके हैं। तो अब हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी। तो लीनियर इक्वेशंस का मीन्स क्या है कि उस पे स्क्वायर एक्स पे कोई पावर नहीं होगी, मतलब वेरिएबल पे कोई पावर नहीं होगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब इस बार एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, एक्स वाई एम एन, मतलब कोई भी दो वेरिएबल होंगे और लीनियर इक्वेशन होंगी। मतलब जैसे 4x+3, तो x पे सिर्फ एक डिग्री है, मतलब एक पावर है, तो x की कितनी डिग्री है, एक। तो ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ओके। अब हम जैसे कि चैप्टर को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हमने दो इक्वेशंस लिखी, x - 2y = 0, और दूसरी इक्वेशन लिखते हैं हम 3x + 4y - 20 = 0। तो देखो क्या देखना है कि इसमें x है y है, दो वेरिएबल हैं। जैसे क्वेश्चन में इसने बोला था कि दो वेरिएबल होंगे, तो x है एंड y है। दूसरा हमारा है 3x + 4y, इसमें भी x और y है और दोनों पे 1 पावर है। 1 पावर है मतलब यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन। क्या है ये हमारी लीनियर इक्वेशन। उसके बाद दूसरी चीज, अब इसमें तीन चीजें चलती है। तीनों चीजें क्या है कि द लाइन में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। अगर मैं इनसे, इन दोनों इक्वेशन से लाइन बनाती हूँ, मैंने ना ऐसे लाइन बना दी, ठीक है, तो ये वाली लाइन में कह देती हूँ फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली लाइन है, और ये इसको एक पॉइंट पे कट कर रही है, दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे, तो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो हम इसको ये बोलेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि एक लाइन ऐसे जा रही थी हमारी और दूसरी लाइन सेम इसके ऊपर को चली गई, पहली लाइन भी यही है, दूसरी लाइन भी यही है, तो इसको बोलेंगे हम लाइन कोइंसाइड। लाइन कोइंसाइड, क्या बोलेंगे, लाइन कोइंसाइड। अगर एक लाइन दूसरी लाइन को कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है, अगर एक लाइन दूसरी लाइन को कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है, तो वह लाइन कोइंसाइड। ठीक है। थर्ड चीज अगर यहाँ पे आती है कि अगर एक लाइन ऐसे जा रही थी, इसमें से फर्स्ट लाइन ऐसे चली गई ग्राफ पे, तो दूसरी लाइन ना ऐसे चली गई बिल्कुल। पहली लाइन ऐसे जा रही थी, दूसरी भी ऐसे ही चली गई, तो इसको बोलेंगे हम पैरेलल, लाइन पैरेलल। क्या बोलेंगे, लाइन पैरेलल। तो हमारी तीन लाइंस हमारे पास, मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस की तीन कंडीशंस है। एक इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, लाइन कोइंसाइड और लाइन पैरेलल। तो ये तीन है। अगर हमें इस दोनों इक्वेशंस को देख के ये बताना है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी पैरेलल होगी और कौन सी कोइंसाइड होगी, ठीक है, तो हम ये इसी इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी या इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी। उसके लिए हमारे पास छोटी सी तीन फॉर्मूले हैं। देखो ये, और अगर हम ये कहें कि इसके साथ जो है ये A1, ठीक है, इसके साथ जो है वो A1, और जो ये है y B1,
तो A1 B1 A1 अपॉन A2, देखो ये है हमारा सपोज A1 और ये है हमारा A2, ये है हमारा B1 और ये है हमारा B2। ये इसके साथ कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती तो C1 और ये हो जाता हमारा C2। ठीक है, तो हम A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये अगर हम देखना A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, ये लिए होंगे। तो फर्स्ट कंडीशंस कहती है कि अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 को के इक्वल नहीं होगी तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सेकेंड कंडीशन है कि अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के और वो इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो वो लाइन होगी कोइंसाइड। कैसे होगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड सिचुएशन थी हमारी पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन में हमारा जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो क्या जाएगा? पैरेलल लाइन। क्या जाएगा? पैरेलल लाइंस। तो अगर इसमें से हम A1 उठाए, इसका हम A2 उठाए और यहाँ पे रख दे, यहाँ पे हम B1 उठाए और B2 उठाए और हम देखें कि ये इसके अगर इक्वल नहीं आता, तो इट मीन्स ये दोनों लाइन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों ही इक्वल आते हैं, तो इट मीन्स वो लाइन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट इट मीन्स कि एक लाइन दूसरी को कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है, एक लाइन दूसरी को कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है। थर्ड है अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो हो जाता है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो वो लाइन हमारी पैरेलल होगी। इट मीन्स वो कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो कहीं भी नहीं मिलेगी। अब सिंपल सी बात है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को एक जगह काट रही है, तो जो काट रही है वो इस लाइन का सॉल्यूशन है। क्या है वो इस लाइन का सॉल्यूशन है। जहां पे भी एक दूसरे को काट रही है वो इस लाइन का सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? वन सॉल्यूशन। कितना होगा? वन सॉल्यूशन। तो इसका वन सॉल्यूशन होगा। अब ये लाइन तो एक दूसरे को हर एक मोड़ पे काट, हर एक जगह ओवरलैप भी करके चल रही है, ओवरलैप करके चल रही है। इट मींस इसके तो मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। उसके बाद अगर कोई लाइन पैरेलल है, सॉरी ये यहाँ पे आता है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसका मतलब वो कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिल रही तो मतलब नो सॉल्यूशन।
क्या, नो सॉल्यूशन। अगर कोई लाइन कहीं नहीं मिल रही तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो इसका होगा वन सॉल्यूशन, इसके मेनी सॉल्यूशंस, और इसका नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन और इसका वन सॉल्यूशन होगा। और ये कैसी होगी, पैरेलल लाइन ऐसे जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन ऐसे ही जाएगी इसके ओवरलैप, और ये लाइन ऐसे जाएगी, एक पॉइंट पे कट करेगी। तो समझ में आ गया इतना। तो अगर हम ये बोले कि हमें इस लाइन को निकालना है कि ये किस टाइप की लाइन है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, अगर हमें ये निकालना है कि ये किस टाइप की लाइन है, तो देखो हमारे पास a1 की जो वैल्यू है वो है 1, और a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है 4। ठीक है, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 4। अगर हम इसको निकाले तो हम क्या करेंगे, a1/a2 मतलब a/3 इजिकल टू -2/4, तो 1/2, तो क्या है 1/3 डज नॉट इजिकल टू -1/2। दोनों अलग अलग आ गई वैल्यू। अगर दोनों वैल्यू अलग आ रही है तो ये कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि कौन सी कंडीशन बनती है, a1/a2 डज नॉट इजिकल टू b1/b2। ठीक है, अभी हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद। अभी हमारे पास तीन मेन फॉर्मूले क्या है कि a1/a2 डज नॉट इजिकल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइंस, और अगर सिर्फ a1 और b1, a और b वाली इक्वल है बट c वाली डज नॉट इक्वल है, तो वो जाएगी पैरेलल लाइंस, इट मींस नो सॉल्यूशंस। ओके, आई होप सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक दिया हुआ है कि 2x + 3y - 9 इजिकल टू 0, 2x + 3y - 9 इजिकल टू 0, और दूसरा हमें दिया है 4x + 6y, 4x + 6y - 18 इजिकल टू 0। तो ये हमें बताना है कि ये कौन सी लाइंस बनेगी। ठीक है, कौन सी लाइन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे क्या आएगा कि ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो हमारे पास क्या है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, a1 की वैल्यू देखते हैं, तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3, यहाँ पे 6 और माइनस के 9, माइनस के 18, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, माइनस से माइनस कट, 9 1 जा 9 2 जा, तो क्या है 1/2, 1/2, 1/2, इट मीन्स तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल्स है तो कौन सी लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस है। ओके, तो इतना ही अभी हमें बताना था। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें ऐसे ही, एक है x + 2y - 4, x + 2y - 4 इजिकल टू 0, और दूसरी है 2x + 4y - 12 इजिकल टू 0।
ठीक है, तो वही A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, A1 की वैल्यू 1/2, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 4, C1 की वैल्यू -4 और C2 की वैल्यू -12। तो 2 बन जा, 2 2 जा, 4 बन जा, 4 3 जा, तो ये आया 1/2, 1/2, 1/3। तो ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। जब हमारा A और B इक्वल हो बट C इक्वल ना हो तो वो होता है हमारा पैरेलल लाइन। क्या होता है? पैरेलल लाइन। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस है दोनों। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगा, सीधा एक दूसरे के पैरेलल चला जाएगा। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन दी है, सॉरी दो इक्वेशन दी है, x + 3y = 6, x + 3y = 6। उसके बाद कहता है 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसी लाइन है। ओके, तो इसको C1 C2, ठीक है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 की वैल्यू 1/2 हो गया, B1 की वैल्यू 3 तो -3 हो गया, और इसकी वैल्यू है 6 तो ये 12 हो गई C2। तो ये 1 -1 आ गया और ये 1/2 आ गया। तो 1/2 इट डज नॉट इक्वल टू -1/1। तो अगर हमारा A B के इक्वल नहीं आता था तो हमारी क्या होती थी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो, इससे ये समझ आ गया, इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ये कहीं एक पॉइंट पे काटेगी, कहीं हमें एक पॉइंट पे काटेगी, क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। और अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है, और एक सॉल्यूशन का मतलब है कि वो कहीं एक पॉइंट पे कट करेगी। इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था। क्या करते हैं, यहाँ पे एक XY, ठीक है, पहली इक्वेशन के लिए बनाते हैं। फॉर फर्स्ट इक्वेशन अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रख दी हमने 0, तो y क्या आएगा, देखो 0 + 3y = 6, तो y = 6/3, इट मीन्स y आएगा 2, y आ गया 2। उसके बाद अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 0 रख दे, 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो x = x + 3 × 0 = 6, ये हो गया 0, तो x = क्या आ गया 6। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अगर हम दूसरे इक्वेशंस के लिए बनाएं, इसमें हम 3 4 कितने भी बना सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम अब दूसरी इक्वेशंस के लिए बनाएं, सेकंड के लिए x एंड y, ठीक है, तो अगर हमारा ये जाएगा, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं सेकंड इक्वेशंस में, x की वैल्यू 0 है, तो 2 × 0 -3y = 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, तो 0 हो गया, -3 नीचे इसके जाएगा,
तो ये हो जाएगा -4। तो वैल्यू क्या आई, -4y की। उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी रखते हैं, तो इसकी वैल्यू चलो 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, कुछ भी रख के देख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर हमने x की वैल्यू 3 रख दी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 3 -3y इजिकल टू 12। ये कितना हो गया, 6 -3y इजिकल टू 12। 6 इधर प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस के 3y इजिकल टू 12 -6 -3y इजिकल टू 6 और y इजिकल टू 6 बाय -3, तो -2। वैल्यू क्या आई, माइनस क्या, 2। ओके, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज है, ऐसे हम 2, 3, 4 वैल्यू बना सकते हैं और बना के हम उसको फिर ग्राफ पे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ भी रिप्रेजेंट करोगे आएगा वही। आप 10 वैल्यू रिप्रेजेंट करो तो भी वही आना है, 2, 3, 4 वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पे तो भी वही आना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे एक ग्राफ, रफली ग्राफ। लास्ट टाइम हमने समझा था कि जो बीच में होता है ये होता है ओरिजिन, और इसकी वैल्यू होती है 0, 0। कितनी होती है, 0, 0। तो इसमें हम इक्वली 1, 2, 3, 1 इतने ही गैप पे लगभग 2, 3, लगभग 4, 5, 6 तक, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 6 है तो 6 तक तो जाएगी, तो इसलिए हमने 6 लिया है लास्ट। ओके, उसके बाद हम इधर करेंगे -y, y की वैल्यू देखो, ये y होता है, ये x होता है, ये y, ये x, ये पूरा y है, ये पूरा x है। तो y की वैल्यू पुट करेंगे, y कितना है, -4, तो 4 तक पुट कर लेता है, और इक्वल गैप जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया -4। उसके बाद y प्लस का 2 है, 1, 2, और मतलब y को ऊपर तक भी ले सकता है, 3, 4 भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और -2। अब हमें बनाना है, हमारा पहला पॉइंट था 0 और 2। 0 क्या है, x, और 2 क्या है, y, प्लस का y। तो ये हो गया, हाँ ये हो गया हमारा 0 और 2। यहाँ पे पूरी लाइन पे x 0 होता है, तो x 0, y वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ गया 0 और 2। उसके बाद हमारा फिर 0, 6, मतलब y 0 है। इस पूरी लाइन पे y 0 होता है, क्योंकि y की वैल्यू तो यहाँ 0 है। अब हम चलेंगे 6, तो ये पॉइंट हो गया 0, 6, 6, 0। पहले लिखते हैं हम x को, तो x की वैल्यू 6 है, और फिर लिखते हैं y को, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 0, -4। सेकेंड इक्वेशन के लिए 0, -4। अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो। देखो जब ग्राफ पे बनाते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट जाता है। तो ये हो गया x + 3y = 6। पहले इक्वेशन की लाइन ये बनी हमारी। दूसरी के लिए 0, -4, तो 0 तो यही है एक्स एक्सिस, -4 यहाँ पे, तो हो गया 0, -4। दूसरा पॉइंट है हमारा 3, -2। x का 3, y का -2, तो x का 3 ये रहा और y का -2 ये, तो यहाँ बनेगा 3, -2। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट इनसे होते हुए जाएगा 6, -2, तो अब हमारा ये जाएगा इससे होते हुए ये ऐसे। तो अब हमारी ये सेकेंड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो देखो हमारी फर्स्ट लाइन है x + 3y = 6। इसके पॉइंट ये थे, हमने उसको मीट कराया और एक लाइन बनी जो ये बनी हमारी ऊपर वाली लाइन।
उसके बाद हमारी दूसरी लाइन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, उसके पॉइंट को ज्वाइन कराया तो इन दोनों ने एक दूसरे को काटा 6 0 पे। तो इसका जो 6 0 पे 6 0 पे कट किया है, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन है 6 0 6 0। इसका क्या मतलब है, अगर हम इस लाइन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम इस लाइन को सॉल्व करेंगे, जो हमें दो लाइन दी है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सॉल्व करने पे आएगा 6 और 0, ठीक है, क्यों, और इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं आएंगे, तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा 6 एंड 0, वो हमने ग्राफ से निकाल लिया है, ठीक है। सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, आगे बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज आएगी जिसमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक ग्राफ से सॉल्व हो रही है तो हमने इसको ग्राफ से सॉल्व किया, तो ये है हमारा चैप्टर में मेन जो है भी। आगे चलते हैं और आगे हम एक्सरसाइज पर ही चलते हैं, ठीक है। देखो एक्सरसाइज है हमारी 3.1, ठीक है, और 3.1 में ये कहता है, आप अपनी बुक खोल भी सकते हैं और वहां पे क्वेश्चन पढ़ो, तो लिखा है 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, मतलब क्लास 10th के 10 बच्चे हैं जिन्होंने पार्ट लिया इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मैथ का क्विज था, उसमें कुछ 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 नहीं है, इसने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, ठीक है, ये कहता है। तो उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हुज टुक पार्ट इन द क्विज, तो हमें बताना है कि 10 बच्चों ने टोटल पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 4 लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से, तो कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं उस 10 में से, ओके, ठीक है। सपोज इसको रफ कर देते हैं, एक्सरसाइज 3.1, ओके। पहला क्वेश्चन है कि 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स, तो सबसे पहले सपोज कि जो हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स x, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज y। अब देखो टोटल एक्स वाई मिला के हमारे कितने बच्चे होते हैं, 10 बच्चे थे, मतलब एक्स प्लस वाई इजकल टू 10, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो कितने बच्चे थे, 10, तो पार्टिसिपेट करने वाले टोटल लड़कियां प्लस टोटल लड़के इजकल टू 10, क्योंकि वो 10 ही बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन क्वेश्चन दूसरा कहता है कि गर्ल इज 4 मोर देन द बॉयज, यहाँ पे कहता है गर्ल is 4 more than the boys, लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से, ठीक है, लड़कियां क्या है, लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से, तो अगर हम लड़की में से, है ना, अगर मैं कहूँ लड़कियां 4 ज्यादा है, मतलब लड़कियों में से अगर हम बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 4 आएगा, ठीक है। सपोज करो कि ये मैं कहूँ कि ये 10 है और ये मैं कहूँ 6 है, तो इस लेस करके 4 आ गया, मतलब कितनी लड़कियां ज्यादा थी, 4, तो
ये नंबर मत ले लेना क्योंकि वहाँ टोटली 10 बच्चे हैं, तो ये आया। तो इसलिए अगर हम लड़कियों में से, क्योंकि लड़कियां 4 जाते हैं, लड़कियों में से बॉयज लेस करते हो 4 ही बचेगा क्योंकि 4 जाते, तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें बताना नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मीन्स हमें y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लो। यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इजिकल टू 10, x माइनस वाई इजिकल टू 4 और खींच दो ऐसे लाइन। अब देखो x क्या है, दोनों प्लस के हैं और जो y है हमारा एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करके ये 1x 2x हो जाएगा और ये कट जाएगा क्योंकि y में से माइनस y हुआ तो 0 बचा और इजिकल टू ये दोनों हो जाएगा 14। तो x इजिकल टू 14/2, तो x की वैल्यू आ गई 7। x क्या थी, लड़कियां, तो लड़कियां आ गई 7। अब लड़कियां हमें निकालने, y निकालना, तो अगर x प्लस वाई इजिकल टू 10 था, मतलब टोटल बच्चे 10 थे, ये हो गए 7 लड़कियां, y इजिकल टू 10, तो y इजिकल टू 10 माइनस 7, तो y इजिकल टू 3। लड़के कितने आ गए, 3। अब देखो लड़कियां 7 है, लड़के 3 है, तो 4 लड़कियां ज्यादा है। आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही करना था ये। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज। किसी ने 5 पेंसिल खरीदी और 7 पेन खरीदे और एक साथ रुपए दे दिए दुकान वाले को 50, ठीक है। तो अगर हम कहें पेंसिल, सपोज पेंसिल जो थी हमारी वो x है और पेन जो है हमारे वो y है, तो उसने टोटल कितने पेंसिल खरीदी, 5 पेंसिल, हाँ 5 पेंसिल, और जो हमारे पेन थे वो कितने खरीदे, 7 पेन, तो 7y इजकल टू, ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन। देखो एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5x। अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 7y, और तो दोनों को मिला के कितने रुपए दिए थे, 50, ठीक है। यह हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है कि अब किस दूसरे बच्चे ने 7 पेंसिल ली, सेकंड वाले बच्चे ने 7 पेंसिल ली, तो पेंसिल की कॉस्ट क्या थी, x, तो 7x प्लस, और 5 पेन लिए, 5 पेन, पेन की कॉस्ट क्या थी, y, तो इन दोनों को मिला के उसने टोटल कितने रुपए दिए, उसने दिए 46 रुपीज। तो ये कहता है कि अब फाइंड करो कि दोनों की वैल्यू क्या होगी।